नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द सिविल पॉइंट में। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद चौहान। और दोस्तों, होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 42 से। ठीक है, 41 तक दोस्तों हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो ये पार्ट नंबर 2 से अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 42। फॉर ए बीम कैरिंग यूडीएल द स्ट्रेन एनर्जी विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ। आपको बताना है दोस्तों, ये सभी बीम दिए हैं और इन पर दोस्तों यूडीएल लगा है, तब आपको बताना है स्ट्रेन एनर्जी किस केस में सबसे ज़्यादा आएगी। तो देखो, स्ट्रेन एनर्जी निकालने के दो मेथड होते हैं। एक होता है दोस्तों डायरेक्ट मेथड, जिससे हम निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करके, और ये क्या होता है U = 0 to L। ये स्ट्रक्चर में आप पढ़ेंगे mx² dx/2E। इसका मतलब क्या है, जिसमें बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा उसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा स्ट्रेन एनर्जी आएगी। तो जान लेते हैं सभी में बेंडिंग मोमेंट क्या क्या है। देखो, कैंटिलीवर की बात करें तो कैंटिलीवर कुछ इस टाइप को आपको दिखेगा। तो इसमें दोस्तों बेंडिंग मोमेंट होता है मैक्सिमम सपोर्ट्स पर। ठीक है, कितना होता है WL²/2। और डिफ्लेक्शन कितना होता है दोस्तों, डिफ्लेक्शन भी पूछ सकता है WL4/8EI। ठीक, इसको ठीक लिखेंगे WL4/8EI। बात करते हैं दोस्तों सिंपली सपोर्टेड बीम की। तो सिंपली सपोर्टेड बीम कुछ इस टाइप को आपको दिखेगा। यहाँ पर सपोर्ट होती हैं, ठीक है, ये हिंज सपोर्ट और ये रोलर सपोर्ट। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कितना होता है बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम कितना होता है दोस्तों। देखो, सपोर्ट्स पर इसमें मैक्सिमम नहीं होता है, इसमें सपोर्ट्स पर दोस्तों 0 होता है। आप देखेंगे हिंज पर भी 0 होगा और यहाँ पे भी 0 होगा। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों आपका WL²/8। ठीक है, और डिफ्लेक्शन कितना होता है WL4/3, 5 भी मल्टीप्लाई कर लेना 384। ठीक है, EI मतलब 5/384 इंटू WL4/EI। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों प्रोप्ड कैंटिलीवर की। तो चलिए प्रोप्ड कैंटिलीवर की बात करते हैं। तो प्रोप्ड कैंटिलीवर कुछ आपको इस टाइप का दिखेगा। कैंटिलीवर होता है, बस इसमें फ्री एंड पर दोस्तों सपोर्ट लगा देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। इस पर W यूनिट का लोड लगा है पर लेंथ। ठीक है, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो दोस्तों इस केस में आपको बताना है M। तो M कितना होगा इसमें होगा दोस्तों WL²/8। ठीक है, आप एक बार कैलकुलेट कर लेना। और फिर बात करते हैं डिफ्लेक्शन की। तो ये हो जाएगा WL4/184.6EI। अब चलिए दोस्तों देखते हैं फिक्स बीम की। तो फिक्स बीम आपको इस टाइप का दिखेगा। यूडीएल लगा है इस पर एंटायर लेंथ पे दोस्तों। तो इसमें जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो होता है दोस्तों WL²/12। ठीक है, और डिफ्लेक्शन होता है इसमें WL4/384EI। सिमिलर होता है जैसा कि SSB में, बस इसमें से हम 5 को हटा देते हैं। अब देखो दोस्तों, हमने देखा U डिपेंड करता है M पर। M ज़्यादा होगा तो U ज़्यादा होगा। आप देखेंगे M सबसे ज़्यादा होगा दोस्तों कैंटिलीवर बीम में, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा A। एक दूसरा मेथड है इसको निकालने का, जिसको बोलते हैं दोस्तों कास्टिग्लिआनोस थ्योरम। वहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपका डिफ्लेक्शन होता है वो होता है दोस्तों ΔU/ΔP, मतलब कुछ इस टाइप से। ये लोड लगा है, ठीक है, तो इस टाइप से आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा। और आप स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे दोस्तों P से, तो आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। फिर या डिफ्लेक्शन है P है आपके पास, तो आप स्ट्रेन एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर लगा लेते हैं ऑप्शन नंबर A। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर।
क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल ब्रेकिंग और रप्चर इज नोन एज। तो आपको बताना है दोस्तों एनर्जी एब्जॉर्ब टिल ब्रेकिंग और रप्चर, मतलब टूटने तक जितनी भी एनर्जी कोई मटेरियल एब्जॉर्ब करता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं। देखो हमने दोस्तों लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था रेजिलेंस के बारे में, ठीक है। हमने बात की थी दोस्तों प्रूफ रेजिलेंस के बारे में, हमने बात की थी दोस्तों मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस के बारे में। ये सभी क्या है, ये दोस्तों स्ट्रेन एनर्जी है। कहाँ तक है दोस्तों, टिल या विद इन इलास्टिक लिमिट। बट हम पूछ रहे हैं दोस्तों ब्रेकिंग पॉइंट तक, तो ब्रेकिंग पॉइंट तक जो स्ट्रेन एनर्जी होती है उसको बोलते हैं दोस्तों टफनेस, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्योंकि टफनेस का मतलब क्या होता है, टफनेस का मतलब होता है दोस्तों कि अगर कोई ज़्यादा टफ मटेरियल है मतलब वो जल्दी से नहीं टूटेगा, जल्दी से नहीं टूटेगा दोस्तों, तो टूटने तक उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो सकती है, ठीक है। अगर किसी में कम एनर्जी है इसका मतलब है वो जल्दी ही टूट जाएगा, इसलिए वो कम टफ होगा। जिसमें ज़्यादा है वो देर में टूटेगा, तो इसलिए वो ज़्यादा टफ होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 पर। इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ ए वर्नियर इज लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ इट्स प्राइमरी स्केल द वर्नियर इज नोन एज। देखो दोस्तों यहाँ पर बोला है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर, जिसको हम वी लिखते हैं, वो ग्रेटर है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल या प्राइमरी स्केल, जिसको हम एस लिखते हैं। तो इस स्केल को क्या बोलते हैं, इस स्केल को बोलते हैं दोस्तों रेट्रोग्रेड वर्नियर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम दोस्तों आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा, ये मेन स्केल है जिसमें ग्रेजुएशंस है कुछ इस टाइप से 1 2 3 4, और इसी के ऊपर होता है दोस्तों कुछ इस टाइप से वर्नियर, जिसमें उल्टी रीडिंग पड़ी होती है, मतलब इसमें ऐसे चलेगा, इसमें ऐसे चलेगा, 1 2 3, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछता है। फिर आता है दोस्तों एक डायरेक्ट वर्नियर। डायरेक्ट वर्नियर में इसका उल्टा हो जाता है, मतलब कि इसमें प्राइमरी स्केल की स्मॉलेस्ट जो डिवीज़न है वो ज़्यादा होती है, बड़ी होती है वर्नियर से। अब आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 पर। Which of the following statement is correct for estimating the corrected area from a map of shrunk factor F? तो सबसे पहले आपको जानना होगा व्हाट इज द श्रंक फैक्टर। देखो श्रंक फैक्टर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं श्रिंकेज रेशो। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इक्वल टू श्रंक आर एफ अपॉन ओरिजिनल आर एफ। मतलब जो भी आप लेंगे दोस्तों, ऊपर श्रंक लेंगे, नीचे हम ओरिजिनल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है करेक्टेड एरिया या करेक्टेड लेंथ। देखो लेंथ भी निकाल सकते हैं, एरिया भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। करेक्टेड एरिया ऑन मैप बात कर रहे हैं दोस्तों, मैप की फील्ड में ये चीज़ें अलग हो जाती हैं, ठीक है। फील्ड में आपको और कुछ कैलकुलेशन करनी होती है। तो करेक्टेड एरिया ऑन मैप ये हो जाता है दोस्तों मेजर एरिया अपॉन में जो आपका श्रिंकेज फैक्टर है उसका स्क्वायर, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, मतलब इसमें देखते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एफ। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, इस सर्वेयर मेजर ए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन ए मैप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ 1:100। तो दोस्तों सर्वेयर है जिसने 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मेजर की है, कितनी है, आई है दोस्तों 60 मीटर। कौन सा स्केल यूज किया है, जिसका आर एफ है दोस्तों 1:100, ये आर एफ है।
ठीक है। बट लेटर ही फाउंड दैट द यूज रॉन्ग, मतलब उसने क्या फाउंड किया दोस्तों कि उसने जो स्केल यूज किया है वो रॉन्ग है दोस्तों। मतलब कितना कितना स्केल यूज किया है उसने, 150, रॉन्ग स्केल। और राइट स्केल कौन सा है दोस्तों, ये है। करेक्ट स्केल ये है और रॉन्ग स्केल ये है। इसको यूज करना था दोस्तों 1:100, बट इसने यूज कर लिया है 1:50। तब आपको बताना है करेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी। ये आपकी करेक्ट नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों अगर ये करता 1:100 से तब तो ये जाके करेक्ट हो जाती। बट जो उसने बाद में चेक किया कि जो उसने स्केल यूज किया है वो है दोस्तों 1:50। तो देखो इसका निकालने का तरीका क्या है। हम क्या करेंगे दोस्तों, करेक्टेड डिस्टेंस निकालेंगे। इसमें हम एरिया भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग स्केल अपॉन करेक्ट स्केल इनटू मेजर्ड डिस्टेंस, ठीक है, जितनी मेजर किया आपने। तो रॉन्ग स्केल कितना है, 1:1/50, और ये है दोस्तों 1/100 और इंटू 60। तो देखो 100 ऊपर चला जाएगा, 50 नीचे आ जाएगा, इससे काटेंगे तो ये पूरा कटेगा दोस्तों 120 बार, मतलब ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 पर। गेज प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू, आपको बताना है दोस्तों गेज प्रेशर किसी पॉइंट पर किसके इक्वल होता है। देखो पहले समझते हैं गेज प्रेशर होता क्या है। ये हमने एक लाइन बनाई जिसको बोला है दोस्तों एटीएम लाइन, ठीक है। इससे नीचे जाएंगे तो आपका गेज प्रेशर होगा माइनस गेज, इससे ऊपर जाएंगे दोस्तों तो होगा पॉजिटिव गेज। यहां पर एक होता है दोस्तों एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। अब यहां पर आपको जानना होगा कि एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है, गेज का मतलब क्या है दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है। तो पहले समझते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, क्योंकि बहुत बच्चों को या स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है इन सभी प्रेशर में। तो समझते हैं दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। देखो ये गैस का प्रेशर होता है, जो हमारे इन्वायरमेंट में गैस है उसका प्रेशर क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये दो टाइप का होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक होता है दोस्तों लोकल। स्टैंडर्ड हम कहाँ पे लेते हैं दोस्तों, मीन सी लेवल पे। किसके इक्वल होता है, 10.3 मीटर ऑफ वाटर या फिर 76 mm ऑफ Hg, ठीक है। दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो इसके बराबर होता है दोस्तों 1 atm। और कहाँ पे लेते हैं स्टैंडर्ड, मीन सी लेवल पे। अब बात की जाए दोस्तों लोकल की, तो लोकल का क्या मतलब है, लोकल का मतलब है दोस्तों कि जिस प्लेस पे भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, चाहे अपने घर पे कर रहे हैं या किसी और प्लेस पे कर रहे हैं, मतलब मीन सी लेवल को छोड़ के जिस प्लेस पे भी आप करते हैं उसको बोलते हैं लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उसको कैसे काउंट करते हैं, उसको काउंट करते हैं दोस्तों बैरोमीटर से, ठीक है। कुछ इस टाइप का आपका बैरोमीटर होता है। इसमें हम पूरी तरह से वैक्यूम बना देते हैं इसको, ठीक। तो इसकी हेल्प से निकालते हैं गेज, सॉरी कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बात करते हैं दोस्तों गेज प्रेशर की। तो देखो अगर दोस्तों मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 ले लेता हूं। 0 लेने का क्या मतलब है, 0 लेने का मतलब है, समझना देखो, ये हमारा इसके ऊपर वाटर है, इसके ऊपर दोस्तों वाटर है और इसके ऊपर दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 मान लेंगे और इस वाटर का प्रेशर निकालेंगे, तो वो कहलाएगा दोस्तों गेज प्रेशर। मतलब अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 मान के कोई प्रेशर निकालता हूं तो वो कहलाता है आपका गेज प्रेशर। बट एक्चुअल में इसका प्रेशर क्या है दोस्तों, दिस प्लस दिस, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों एब्सोल्यूट प्रेशर। मतलब एब्सोल्यूटली क्या है, या एक्चुअल में क्या है,
गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखो हमको क्या निकालना है, गेज प्रेशर निकालना है। तो गेज प्रेशर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, गेज प्रेशर आपका माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। इस केस में प्लस है, माइनस कब होगा दोस्तों, माइनस होगा, देखो ये कंटेनर है, कंटेनर है दोस्तों, हमने फिक्स किया है एटीएम, ठीक है, 0। अगर इससे भी नीचे जाएगा दोस्तों, 0 से भी नीचे जाएगा, मतलब इसमें गैसेस भरी हैं दोस्तों, और उसका हमने जो एटीएम प्रेशर निकाला, लेट्स सपोज ये 1 आया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से गैस धीरे धीरे निकाल रहा हूँ। तो दोस्तों देखेंगे आप 1 से कम जाने लगेगा, 1 से कम जाने लगेगा। इसका मतलब क्या है, जो गेज प्रेशर है वो क्या हो रहा है दोस्तों, रिड्यूस हो रहा है, और इसी को बोलेंगे दोस्तों नेगेटिव गेज प्रेशर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गेज प्रेशर कैसे निकालते हैं वो आगे देखेंगे। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में आपने बताना है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। आपको बताना है दोस्तों, एज पर न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी शियर स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो हमने ये कल डिस्कशन किया था, ये होती है दोस्तों म्यू डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू म्यू डी वी अपॉन डी वाई। ठीक है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट के इक्वल भी होती है, ये आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ठीक है, और ये रेट ऑफ स्ट्रेन या शियर स्ट्रेन के भी प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यहाँ पे दिया है दोस्तों वेलोसिटी ग्रेडियंट, बट बी में आपको देखने को मिलेगा शियर स्ट्रेन, ना कि रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा आपका। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 पर। Which of the following scale of map is not affected due to shrinking of map। देखो क्या होता है, आपने मैप बनाया दोस्तों आज 2022 में, आप देखेंगे 2030 में तो ये कुछ श्रिंक हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। तो इससे मतलब क्या होता है, जितनी भी आपने इसमें दोस्तों लोकेशन बनाई है, कोई स्केल एज्यूम करके लेट्स सपोज आपने एक कैनाल बनाई है, ठीक है, और आपने जो स्केल एज्यूम किया है दोस्तों वो किया है आपने 1/100 का, मतलब 100 यूनिट को आप 1 दर्शाएंगे। अब आपने 2022 में बनाया और 2030 में इसको चेक किया, तो 2022 में इसकी लेंथ थी दोस्तों 2 सेंटीमीटर ऑन मैप, बट 2030 में ये 2 सेंटीमीटर नहीं रहेगी, ये कुछ घट के कम हो जाएगी 2 सेंटीमीटर से कम। अब देखो 2 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, एक हम लिखते हैं 100 को, 2 सेंटीमीटर कितने को लिखेंगे 2 × 100 मतलब 200 सेंटीमीटर। उसका एक्चुअल डायमेंशन कितना था फील्ड में 200 सेंटीमीटर, बट अब आप इसको चेक करेंगे, लेट सपोज ये 1.5 आ रहा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 150 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं एक्चुअल डायमेंशन में भी डिफेक्ट आ जाता है अगर मैप श्रंक हो जाता है। तो इससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, ग्राफिकल स्केल का यूज करता हूँ। अभी हमने क्या देखा, हमने लाइन बनाई, ठीक है, स्केल एज्यूम किया, स्केल ऊपर लिख दिया, और हम क्या करते हैं बाद में लाइन को मेजर करते हैं टेप की हेल्प से। बट इसमें क्या करेंगे, इसमें हम दोस्तों डायरेक्ट ही जैसे कि हमने कैनाल बनाया उसके ऊपर लिख दिया 100 मीटर, मतलब एक्चुअल में फील्ड कंडीशन को हमने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों कि ये 100 मीटर है, 100 मीटर है, 500 मीटर है, 1 किलोमीटर है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो अगर इन फ्यूचर ये श्रंक भी करेगा तो 100 मीटर आपका लिखा हुआ है, इसमें लेंथ कितनी भी रिड्यूस हो जाए आपका 100 मीटर आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, गलती से 51 लिखा, कोई बात नहीं, 50 है या 51 है, इट डजेंट मैटर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, इफ़ द एज ऑफ लोडिंग इज 28 डेज देन द क्रीप कोफिशिएंट। आपको बताना है दोस्तों क्रीप कोफिशिएंट कितना होगा। तो हमने ये क्वेश्चन कर रखा है, मैंने आपको बताया था एज ऑफ लोडिंग अगर 7 डेज है तो थीटा मतलब क्रीप कोफिशिएंट आपका होगा 2.2, अगर 28 डेज है तो ये होगा दोस्तों 1.6,
और अगर 1 ईयर है तो ये होगा दोस्तों 1.1। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.6। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52। आपको बताना है M75 कंक्रीट किससे रिलेटेड है, कौन सी कंक्रीट हम इसको बोलेंगे। ऑर्डिनरी बोलेंगे दोस्तों, स्टैंडर्ड बोलेंगे, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बोलेंगे या अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बोलेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्डिनरी कंक्रीट होती है उसमें हम लेते हैं M10, M15, M20। फिर आता है आपका स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में कितने लेते हैं, M25 से M55 तक पहले लेते थे, अब लेते हैं दोस्तों M60। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद 65 से हम लेते हैं 80 तक हाई स्ट्रेंथ, और उसके ऊपर दोस्तों अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ। तो देख रहे हैं 75 आपका इस रीजन में लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे सेम क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर आपको बताना है M45 क्या होगा, किस कंक्रीट से या किस ग्रेड से रिलेटेड होगा। तो दोस्तों ये होगा आपका स्टैंडर्ड कंक्रीट से, क्योंकि ये कितना होता है M25 से M60 अभी। ठीक है, पहले 2013 से पहले क्या था M55। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 पर। द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम। आपको बताना दोस्तों जो हमारा सर्वेइंग होता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, हम कौन सा प्रिंसिपल उसमें यूज़ करते हैं। तो हम उसमें यूज़ करते हैं दोस्तों होल टू पार्ट, मतलब बड़े एरिया से छोटे एरिया की तरफ दोस्तों सर्वे करते चलते हैं। इससे क्या होता है, इससे दोस्तों जितने भी एरर्स होते हैं वे मिनिमाइज हो जाते हैं। ठीक है, देखो अगर आपको आपने होल टू पार्ट अप्रोच फॉलो की तो जितना एरर आना था उतना आपको पता चल जाएगा शुरुआत में ही, क्योंकि आपने पूरा एरिया कवर कर लिया है। अब आपने पूरा एरर पता चल गया है शुरुआत में, अब धीरे धीरे आप छोटे एरिया की तरफ प्रोसीड करेंगे और वो एरर खुद ही आपका मिनिमाइज होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 पर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है द एरर विच अकर्स वाइल कंडक्टिंग द सर्वे फ्रॉम होल टू पार्ट एंड पार्ट टू होल इज। देखो अगर हम दो अप्रोच अपना रहे हैं दोस्तों, दो प्रिंसिपल अपना रहे हैं, होल टू पार्ट एंड पार्ट टू होल में, इनमें क्या डिफरेंस है। तो ये सेम तो कभी नहीं होगा। ठीक है, इन होल टू पार्ट इट इज़ लोकलाइज्ड, मतलब जो होल टू पार्ट होता है दोस्तों इसमें लोकलाइज हो जाता है। एंड इन पार्ट टू होल इज एक्सपेंडेड, मतलब इसमें मिनिमाइज होता है और इसमें आपका एक्सपेंडेड होता है, क्योंकि जब हम छोटे एरिया से चलेंगे तो धीरे धीरे एरर्स बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन नंबर 56 या 55 है, ये गलत हो रहा है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे इज टू। आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है दोस्तों सर्वे करने का, ये आपको बताना है। मतलब सर्वे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किस पर्पज के लिए आप सर्वे करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे प्रिपेयर ए मैप और प्लान। आपको बताना है मतलब क्या आप इससे मैप या प्लान प्रिपेयर करते हैं, बिल्कुल राइट। ठीक है, डिटरमाइन रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। तो दोस्तों रिलेटिव पोजीशन भी निकालते हैं, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये कहाँ पे है, कितना इनके बीच में डिफरेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, ये सभी चीज़ें किससे निकालते हैं, सर्वे से निकालते हैं। ठीक है, कहीं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों डिटरमाइन पोजीशन ऑफ पॉइंट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, बिल्कुल ये भी करते हैं, अभी हमने देखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है डिटरमाइन पोजीशन ऑफ पॉइंट इन वर्टिकल प्लेन। देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन ये होगा, ठीक है, वर्टिकल प्लेन ये होगा आपका, तो दोनों में हम पोजीशन डिटरमाइन करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको लेबलिंग बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 पर। द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ एन आर्क एंड इट्स सबसेंडेड कोड ऑन अर्थ सरफेस फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 18.5 किलोमीटर इज अबाउट। तो दोस्तों आपने इस क्वेश्चन में बताना है डिफरेंस इन लेंथ ऑफ एन आर्क। ये आर्क है दोस्तों,
ठीक है। इसकी लेंथ में डिफरेंस, और मतलब किस किस के बीच में, लेंथ में और इसकी सबस्टैंडर्ड कोड में, ठीक है, इनमें आपको डिफरेंस बताना है। डिस्टेंस कितनी है, 18.5 किलोमीटर। तो दोस्तों इसको आपको याद रखना होगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 सेंटीमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन। तो दोस्तों आपको बताना है जो मिट्टी होती है उसमें एल्यूमिना का परसेंटेज कितना होता है, मतलब कौन सी मिट्टी, गुड ब्रिक अर्थ, ठीक है। तो दोस्तों इसमें होता है, देखो सबसे पहला होता है सिलिका 50 से 60%, ठीक है। शेप ऊप के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, श्रिंकेज ये सब चीज़ें कम करता है, वो आप खुद से देख लेना। फिर बात करते हैं एल्यूमिना की। एल्यूमिनियम कितना होता है दोस्तों, ये होता है आपका 20 से 30%, ठीक है, प्लास्टिसिटी देता है, ठीक। फिर आता है दोस्तों लाइम। लाइम कभी भी 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत ही बैड प्रॉब्लम्स कोज करता है। फिर आता है दोस्तों आपका आयरन ऑक्साइड, ये लेते हैं 5 से 7%। फिर आता है आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 1% से कम लेते हैं। ये दोनों कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। आयरन क्या करता है, फ्यूजिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है, फ्यूजन में भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 से 30%। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 58। फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड हाउ मैनी ब्रिक्स आर टू बी टेकन। तो दोस्तों जब हम ब्रिक को टेस्ट करते हैं लेंथ में और विड्थ में, तो हम कितनी ब्रिक लेते हैं दोस्तों, ये लेते हैं हम 20, मतलब आपको 20 ब्रिक्स लेके टेस्ट करना है लेंथ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक। आपको बताना है दोस्तों स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक। देखो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको कभी कभी आप देखेंगे स्टैंडर्ड साइज भी पूछता है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक ऐसे भी पूछ लेता है, या फिर मॉडुलर साइज पूछता है। दोनों का मतलब एक ही है। तो ये होता है दोस्तों विदाउट मोटार, मतलब बिना चिनाई से पहले जो ईंट होती है दोस्तों उसकी आपको साइज बताना है। तो ये होता है दोस्तों 90 सेंटीमीटर इस टू 9 सेंटीमीटर इस टू 9 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों विद मोटार की, तो विद मोटार होता है 20 इस टू 10 इस टू 10, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। और ये क्या है दोस्तों, यही आपका मोटार है, ठीक है। एक होता है दोस्तों ट्रेडिशनल साइज, ट्रेडिशनल साइज, ये होता है दोस्तों 23 सेंटीमीटर, 11.4 सेंटीमीटर और 7.6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये होता है आपका ट्रेडिशनल साइज, ठीक है। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 में आपको क्रैशिंग स्ट्रेंथ बतानी है फर्स्ट क्लास ब्रिक की, शुड नॉट बी लेस देन। तो देखो फर्स्ट क्लास ब्रिक की सभी प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्लास ब्रिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है, देखो वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो कभी भी शुड नॉट मोर देन 20% बाय इट्स ड्राई वेट। कलर के बारे में पूछता है तो कलर कैसा होता है दोस्तों, इसका रेड होता है। साउंड के बारे में पूछता है तो साउंड इसका होता है दोस्तों जब आपस में ईंटों को स्टक करते हैं, मारते हैं तो क्लियर रिंगिंग साउंड। और इसकी दोस्तों क्रैशिंग स्ट्रेंथ पूछता है तो ये हो जाती है दोस्तों 10.5 MPa। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँगा kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में तो ये हो जाएगा 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 में आपसे पूछा है दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर फॉर कोहिजन लेस सोइल।
तो दोस्तों ये होता है आपका के ए इक्वल टू 1 माइनस साइन पाई अपॉन 1 प्लस साइन, और इसको हम लिखते हैं टेन स्क्वायर 45 माइनस 5/2। अब ये फाई क्या है दोस्तों, ये है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ये भी आपको ध्यान रखना। एक थीटा होता है, थीटा अलग होता है दोस्तों, थीटा फेलियर को बताता है, ठीक है। ये है दोस्तों एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए। अगर बात की जाए पैसिव की तो ये चीज़ें उल्टी हो जाती है, मतलब 1 प्लस साइन फाई ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस साइन फाई नीचे आ जाएगा दोस्तों, और ये बदल के प्लस हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62। द इक्वेशन टो इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई। तो ये इक्वेशन आपने सोइल के शियर स्ट्रेंथ में देखी होगी दोस्तों, शियर स्ट्रेंथ में। ये किसकी इक्वेशन है दोस्तों, ये है आपकी कूलम्ब की, ऑप्शन नंबर बी। इसमें सी क्या है, कोहेजन है दोस्तों, सिग्मा एन क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है, और फाई अभी बताया मैंने एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। अगर बात की जाए दोस्तों सी एंड फाई की, तो इनके कारण ही सोइल को स्ट्रेंथ मिलती है। कौन सी स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, इसलिए इनको शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63। हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू, आपको बताना है हुक्स लॉ किस पॉइंट तक वैलिड होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है दोस्तों लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ऑप्शन नंबर बी अल्टीमेट पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी इलास्टिक पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी यील्ड पॉइंट। देखो ये सभी पॉइंट आपको माइल स्केल में देखने को मिलेंगे। माइल स्केल में उसका एक ग्राफ होता है, आपने भी देखा होगा, इस टाइप से होता है। सबसे पहला जो पॉइंट होता है इसको बोलेंगे ओरिजिन, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद C1, C2, D, E एंड F, ये होता है दोस्तों। ए को बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है इस रीजन में दोस्तों ये लीनियर होता है। ट्रूली लीनियर का मतलब क्या है, इसमें स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों स्ट्रेन की, ठीक है, एप्सिलॉन के। उसके बाद दोस्तों आती है इलास्टिक लिमिट, उसके बाद आती है अपर यील्ड पॉइंट, और उसके बाद आता है लोअर यील्ड पॉइंट, उसके बाद आता है दोस्तों ये वाला पॉइंट, और इसको क्या बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग, सॉरी ये बोलता है दोस्तों इसको, आई थिंक इसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग, और ये होता है दोस्तों फ्लूइड रीजन, क्योंकि इसमें विदाउट स्ट्रेस आपका क्या होता है स्ट्रेन इंक्रीज होती है। और ये आपका स्ट्रेन हार्डनिंग, ये आपका अल्टीमेट पॉइंट, और ये है दोस्तों आपका फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड होता है, तो ये होता है दोस्तों इस रीजन तक, इस रीजन में आपका हुक्स लॉ वैलिड होता है, और ये होता है दोस्तों लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों, ए लाइन ऑफ 5 मीटर ऑन ए ओरिजिनल मैप इज श्रंक टू 4.6 मीटर। देखो ओरिजिनल लेंथ कितनी है, ये है दोस्तों 5 मीटर, मैप की बात कर रहे हैं, ठीक है। और श्रंक होगी कितनी हो गई दोस्तों, श्रंक ये हो गई 4.6 मीटर। कैलकुलेट श्रंक स्केल इफ द ओरिजिनल स्केल दिया है दोस्तों, ओरिजिनल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। आपको बताना है श्रंक स्केल कितना होगा। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। मैंने आपको बताया श्रिंकेज रेशो के बारे में, वो क्या होता है दोस्तों, इसको एफ से डिनोट करते हैं, SF से। ये होता है आपका श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इक्वल टू श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल। तो अगर आप इसमें सभी वैल्यूज पुट करेंगे, चलो कर लेते हैं। श्रंक लेंथ कितनी हो जाएगी 4.6
ओरिजिनल लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों 5। श्रंक स्केल कितना हो जाएगा, ये है दोस्तों 1/, क्योंकि देखो 1 सेंटीमीटर बराबर 80 मीटर दिया है, तो दोनों यूनिट बराबर करनी पड़ेगी, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। उसके बाद ओरिजिनल स्केल आपने निकालना है, ओरिजिनल स्केल तो आप निकालेंगे दोस्तों, ये आएगा आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 86.95 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी निकालना खुद से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। आपको इसमें बताना है इनवार टेप किस किस का बना होता है। तो ये बना होता है दोस्तों निकिल एंड स्टील का। अगर परसेंटेज पूछा जाए तो निकिल 36% और स्टील 64%। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखो ऑप्टिकल स्क्वायर क्या होता है। ऑप्टिकल स्क्वायर दोस्तों एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो सर्वे में हम यूज करते हैं टू स्टेबलाइज या टू सेट द राइट एंगल ऑफसेट। मतलब राइट एंगल ऑफसेट को लगाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल स्क्वायर का यूज़ करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों समझते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। तो देखो इसमें कुछ इस टाइप का आपको एक बॉक्स दिखेगा, यहाँ पे मिरर लगे होते हैं ऐसे करके, एक मिरर ये, एक मिरर ये। इन दोनों के बीच में दोस्तों 45 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ से लाइट जाती है, इसके बाद इस पे टकराती है, ऐसे निकल जाती है, ऐसे निकल जाती है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम दोस्तों कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, या ऐसे ही बोल सकते हैं जो मिरर हैं उनके बीच के एंगल का दुगना होता है। तो ये डबल रिफ्लेक्शन पर काम कर रहा है दोस्तों। देखो एक बार इससे टकराएगा, ऐसे जाएगा, फिर टकराएगा, फिर जाएगा। ठीक है, तो ये डबल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। रिफ्रैक्शन अलग चीज़ होती है, कभी मिरर में आपको रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। मिरर में क्या होता है, मिरर में एक सरफेस पॉलिश होती है और एक सरफेस दोस्तों चिकनी होती है। मतलब जब इस पर प्रकाश टकराएगा तो कभी भी इससे पार नहीं होगा, क्योंकि ये पॉलिश की गई है। बट लेंस में आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसको ऑप्शन नंबर डी, डबल रिफ्लेक्शन। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों, आपको चलो इसको ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में आपको बताना है सेक करेक्शन के बारे में। तो सेक करेक्शन अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो चलिए देखते हैं सेक करेक्शन क्या होता है। ये होता है दोस्तों हमारा सेक करेक्शन, ये होता है दोस्तों CS इक्वल टू माइनस WL स्क्वायर बाई W स्क्वायर L क्यूब अपॉन 24P स्क्वायर। W क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों वेट ऑफ चेन या टेप पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। L लेंथ है दोस्तों, P क्या है, उस पर पुल है। तो देखो ये जो माइनस दिखा रहा है दोस्तों, ये इसका साइन दिखा रहा है। और ये कब है, जब हमने दोस्तों टेप को ऐसे लगा रखा है और कुछ टाइम बाद ये ऐसे लटक जाती है। ठीक है, अगर इसका उल्टा है, मैंने ऐसे कर रखा है दोस्तों, मतलब इस टाइप से मैंने उसको पकड़ रखा है, स्टैंडर्डाइज ऐसे कर रखा है, और जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं, हम इस पर पुल लगा रहे हैं दोस्तों, और ये फ्लैट हो जाती है, तो इस केस में आपको साइन दिखेगा पॉजिटिव। अभी हम देख रहे हैं दोस्तों इसको। ठीक है, ये वेट के कारण होता है, तो ये हो जाता है दोस्तों ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव, मतलब माइनस होता है। ठीक है, क्योंकि हम जनरली इसी को यूज़ करते हैं। और ये लटकता क्यों है दोस्तों, ड्यू टू स्ट्रेस रिलैक्सेशन। क्यों, क्योंकि देखो स्ट्रेस रिलैक्सेशन क्या है। आपने देखा होगा जो पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल, उनके तार दोस्तों, उनके वायर कुछ टाइम बाद ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि जब मैं उसको दोस्तों इनिशियली लगाता हूं तो उस पर कुछ टेंशन अप्लाई करता हूं। अब दोस्तों इस टेंशन को रिलीज करने के लिए
इसमें कुछ स्ट्रेन आ जाती है और यही स्ट्रेन दोस्तों क्या करती है, यही स्ट्रेन कुछ रिलीज करती है स्ट्रेस को, जिसके कारण ये दोस्तों नीचे झुक जाता है। मतलब स्ट्रेन आ रही है क्यों, क्योंकि इसको स्ट्रेस को रिलीज करना है। यही आपका स्ट्रेस रिलैक्सेशन होता है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68। इफ द लीस्ट लेटरल डायमेंशन of aggregate is less than 0.6 time of its mean dimension, the aggregate is classified as। देखो एग्रीगेट दिया है कुछ इस टाइप से, पतला सा एग्रीगेट। तो देखो पतला एग्रीगेट है और इसकी सबसे छोटी डायमेंशन कौन सी होगी, थिकनेस। पतला है भाई, थिकनेस। और अगर हम देख रहे हैं थिकनेस इसकी लेस देन है 0.6 टाइम दी इट्स मेन डायमेंशन। मेन डायमेंशन का मतलब क्या है, सभी का एवरेज, लेंथ भी लिया, विड्थ भी लिया और थिकनेस भी लिया, सभी का एवरेज निकाला। और अगर थिकनेस फिर भी 0.6 से भी कम आ रही है तो उसको बोलेंगे दोस्तों फ्लैकी एग्रीगेट। वहीं अगर दोस्तों 1.8 टाइम आ जाता है इसका लेंथ, मतलब देखो अगर लेंथ ग्रेटर देन हो जाता है 1.8 टाइम इट्स मीन साइज, इट्स मीन साइज, तो उसको बोलते हैं दोस्तों इलोंगेटेड, क्योंकि वो कैसा है, लंबा है, इलोंगेटेड एग्रीगेट। अब आगे आप देखेंगे इसी क्वेश्चन को, इफ फ्लैकी एग्रीगेट इज सेड टू बी इलोंगेटेड इफ इट्स लेंथ। देखो यही आपका फ्लैकी है और यही इसी को हम बोल सकते हैं दोस्तों इलोंगेटेड अगर इसकी लेंथ 1.8 टाइम से ज़्यादा हो जाती है। तो देखो यहाँ पे दिया है इक्वल टू मीन साइज, ये नहीं होगा। ट्विक द मीन साइज, देखते हैं इसको, थ्रिक द मीन साइज, देखो 3 भी नहीं होगा, 4 ये भी नहीं होगा। तो ये अप्रोक्स किसके इक्वल आ रहा है, 1.8 टाइम के। ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली हमारा क्या हो जाएगा, 2 टाइम। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। द विस्कस लिक्विड ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज। आपको बताना है दोस्तों जो हमारा विस्कस लिक्विड होता है जिसको हम कैसे निकालते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके ऑर्गेनिक मैटर का। ऑर्गेनिक मैटर में वुड भी आ जाएगा आपका, ठीक है, तो ये कोल भी आ जाएगा आपका, ऑर्गेनिक मैटर ही होता है क्योंकि इसमें कार्बन होता है। तो ये इसमें क्या करते हैं दोस्तों, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं और जो हमें मिलता है वो मिलता है टार। और अगर बात करें उसकी बिटुमिन की, तो बिटुमिन मिलता है दोस्तों, ये बाई प्रोडक्ट होता है, बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्वेश्चन नंबर 71 है, इन A30 ग्रेड बिटुमिन A स्टैंड्स फॉर। आपको बताना है जो हम A30, 60, 50 लिखते हैं, इसमें A का मतलब क्या है। अहमदाबाद है, असम है, आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। तो दोस्तों ये है आपका असम। ठीक है, फिर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72। ये क्या है दोस्तों, लाइन्स है। ए लीनियर, ये लीनियर आई थिंक लाइन फॉर डिफॉर्मेशन रिलेशनशिप, हाँ ये दोस्तों लीनियर है। ए लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन इज ऑब्टेन इन मटेरियल्स। तो आपको बताना है दोस्तों जो लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशनशिप आता है वो कैसे आता है। ऑप्शन नंबर ए है हैविंग इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों हैविंग प्लास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर सी है फॉलोइंग हुक लॉ। ऑप्शन नंबर डी है विच आर रिजिड इलास्टिक मटेरियल। तो दोस्तों देखो जो हमारा लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन आता है वो कैसे आता है, वो आता है आपका कुछ इस टाइप से। इधर फोर्स लगाएंगे और इधर आप डिस्प्लेसमेंट या फिर डिफॉर्मेशन देखेंगे। और ये कहाँ तक होता है, ये होता है दोस्तों लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक, मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। और ये कौन बोलता है दोस्तों, ये बोलता है हमारा हुक्स लॉ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ एन आइसोट्रोपिक मटेरियल। इलास्टिक कांस्टेंट हमारे पास बहुत सारे होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा ज़्यादा,
फिर लंबा हो जाएगा। तो इलास्टिक कांस्टेंट दोस्तों बताने आपको आइसोट्रोपिक मटेरियल में, तो ये होते हैं दोस्तों दो, कौन कौन से, म्यू एंड ई। बात करें दोस्तों ऑर्थोट्रोपिक की, जैसे कि वुड, तो ये होते हैं आपके 9। बात करें दोस्तों एनिसोट्रोपिक की, तो ये होते हैं 21। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। अनडिस्टर्ब सैंपल आर ऑब्टेन बाय। आपको बताना है दोस्तों जो अनडिस्टर्ब, देखो हमारी मेन प्रायोरिटी क्या होती है, अगर हमें अनडिस्टर्ब सैंपल मिल जाए तो बल्ले बल्ले। जब हम सोइल पढ़ते हैं, सोइल में हम चाहते हैं दोस्तों, हमारी डिजायर होती है कि हम अनडिस्टर्ब सैंपल प्राप्त कर सकें, ठीक है। क्योंकि जब हम डिस्टर्ब सैंपल लेते हैं दोस्तों तो रीमोल्डिंग के कारण उसकी स्ट्रेंथ में डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा और वहाँ पर दोस्तों रिजल्ट एक्यूरेट आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हैं, सोइल की प्रॉपर्टीज निकालते हैं इन सिटू कंडीशन में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, इसके लिए हम थिन वॉल्ड सैंपलर यूज करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन नंबर 75 में आपने बताना है कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। देखो 3 केस होते हैं, एक रेस्ट में होता है, एट रेस्ट, एक होता है दोस्तों एक्टिव, मतलब जब दीवार या रिटेनिंग वॉल आगे की तरफ खिसकती है, एक होता है दोस्तों पैसिव, जब रिटेनिंग वॉल पीछे की तरफ खिसकती है। तो आपको तीनों केस में पता होना चाहिए कि क्या होता है। अगर बात करें रेस्ट में तो के नोट होता है दोस्तों म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। बात करें दोस्तों के ए, तो ये होता है आपका 1 माइनस साइन फाइव, जो हमने बताया था आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, एज पर IS 456/2000 इन द एब्सेंस ऑफ टेस्ट डेटा द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ टोटल स्ट्रेन फॉर डिजाइन में बी टेकन एज। तो दोस्तों देखो, अगर हमारे पास टेस्ट डेटा नहीं है तो हम टोटल स्ट्रेन को कितना लेते हैं, ये लेते हैं दोस्तों 0.003, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसमें कोई भी फालतू का क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया है। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77। द रैनकाइन थ्योरी फॉर एक्टिव अर्थ प्रेशर इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ। देखो हमारे पास दो थ्योरी होती है, एक होती है दोस्तों कूलॉम थ्योरी, एक होती है रैनकाइन थ्योरी। रैनकाइन थ्योरी दोस्तों प्लास्टिक इक्विलिब्रियम पर बेस्ड होती है। समझना आपको, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, प्लास्टिक या इलास्टिक। ये होती है दोस्तों प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है, सभी पार्टिकल पर लोड इक्वली ट्रांसफर होगा, मतलब कि सभी पार्टिकल की बात की जाए सोइल के तो इक्वल स्ट्रेस लेंगे, ठीक है, इक्वल स्ट्रेस। ऐसा नहीं है कि ये वाले पार्टिकल ज़्यादा ले रहे हैं ये कम ले रहे हैं, सभी में आपका इक्वल स्ट्रेस आएगी, उसको बोलते हैं प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। इलास्टिक में इक्वल नहीं आती है, कुछ पार्टिकल ज़्यादा लेते हैं ऊपर वाले और नीचे वाले कम लेते हैं। रैनकाइन थ्योरी में क्या है दोस्तों, ये रिटेनिंग वॉल है, ठीक है। ये बोला जाता है कि रिटेनिंग वॉल आपकी बिल्कुल वर्टिकल होनी चाहिए, ठीक है, स्मूथ होनी चाहिए, और इसके जो पीछे मटेरियल है बैकफिल है वो भी आपकी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, और ये मटेरियल आपका ड्राई कोहेजनलेस होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए दोस्तों, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं अगली वीडियो में ऐड कर दूंगा क्या होता है होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, अच्छे से डिटेल में बताऊंगा आपको। तो देखो इस पर फ्रिक्शन नहीं होगा क्योंकि स्मूथ है, मतलब बैकफिल और रिटेनिंग वॉल पर कोई भी फ्रिक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, ये हॉरिजॉन्टल होती है, इंक्लाइन नहीं होती है। बट कूलॉम में दोस्तों क्या होता है, ये वॉल भी आपकी इंक्लाइन हो सकती है और ये भी आपकी इंक्लाइन हो सकती है। सेम हॉरिजॉन्टल मतलब जो ड्राई है, ड्राई सॉइल है, वो कूलॉम में भी आपकी ड्राई रहेगी, कोहेजनलेस रहेगी, और होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक रहेगी। बस वहाँ पे क्या होने वाला है, इस पर फ्रिक्शन भी आएगा और ये इंक्लाइन भी हो सकती है, ये भी इंक्लाइन हो सकती है। और जो फेलियर है दोस्तों, इसमें हम कंसिडर करते हैं फेलियर प्लेनर फेलियर।
उसमें हम वेज फेलियर कंसिडर करते हैं, ठीक है, वेज फेलियर किसमें, कूलम्ब में। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में रेनकाइन थ्योरी के बारे में पूछा है। तो ये हो जाता है दोस्तों, द रिटेन्ड मटेरियल इज होमोजीनियस एंड कोइजनलेस, बिल्कुल ठीक। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द रिटेनिंग वॉल एंड मटेरियल इज नेग्लेक्टेड, बिल्कुल ठीक। फेलियर ऑफ प्लेन मटेरियल टेक प्लेस अलोंग द प्लेन कॉल्ड रप्चर प्लेन, ठीक है, ये कैसा होता है, रप्चर प्लेन होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है दोस्तों, वेज प्लेन होता है, ठीक है, वेज फेलियर होता है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी, या ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78। द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन ऑफ टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल। आपको बताना है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों, स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल। देखो हमने 100 रिजल्ट बनाए दोस्तों, 100 टेस्ट स्पेसिमेन बनाए। तो इनके फेलियर का चांस क्या है दोस्तों, इसमें से 95% कभी भी फेल नहीं होंगे पूरी डिजाइन लाइफ में। सिर्फ और सिर्फ 5% ही ऐसे हो सकते हैं, देखो हो सकते हैं, मे बी, ऐसा नहीं है कि होंगे, ठीक है, हो सकते हैं कि फेल हो जाए। हम सिर्फ 5% ही अलाउ करते हैं फेल होने के लिए, और 95% कभी भी हम फेल नहीं होने देते। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपको बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 में, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन एक्चुअल स्ट्रक्चर। देखो अगर मैं बात करूं विदाउट स्ट्रक्चर की, देखना दो चीज़ें होती हैं विदाउट स्ट्रक्चर। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम डिफाइन करते हैं दोस्तों एफसी के, डिनोट करते हैं एफसी के से। बट जब एक्चुअल स्ट्रक्चर में इसको यूज करते हैं कंक्रीट को, तो ये हो जाता है 0.67 एफसी के, क्योंकि हम इसको 1.5 से डिवाइड कर देते हैं। बात करें दोस्तों डिजाइन में, डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ये हो जाती है दोस्तों 0.45 एफसी की। सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80। व्हाट इज द एजम्पशन मेड अबाउट बैक ऑफ वॉल इन रेनकाइन थ्योरी ऑफ अर्थ। तो आपको बताना है रेनकाइन थ्योरी में जो बैक मतलब वॉल थी दोस्तों, उसके बारे में बताना है आपको। ये प्लेन थी या रफ थी, मतलब प्लेन एंड रफ, प्लेन एंड स्मूथ, वर्टिकल एंड स्मूथ। देखो मैंने बताया आपको ये कैसी थी दोस्तों, वर्टिकल एंड स्मूथ थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्चर। तो देखो फ्लेक्चर का मतलब बेंडिंग भी होता है, तो आपको बताना है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्चर। इसको बोलते हैं दोस्तों मॉड्यूलस ऑफ रप्चर। और इसको कैसे पता करते हैं, देखो बेंडिंग है, समझना बात को, बेंडिंग हो रही है, किसी भी मेंबर की बेंडिंग हो रही है, तो हमको कब पता चलेगा कि फेल होने वाला है, जब इसमें इनिशियल क्रैक डेवलप होने लगेंगे, इनिशियल क्रैक। तो जब फर्स्ट क्रैक डेवलप होता है दोस्तों, उस टाइम जो टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रप्चर बोलते हैं, FCR बोलते हैं। और ये होता है दोस्तों 0.7 अंडर रूट FC के, ठीक है, ध्यान रखना आपको। तो ये हो जाएगा आपका, इसको अंडर रूट लगा देना, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 0.7 अंडर रूट FC के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। द मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट गिव्स। तो आपको बताना है मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या देता है। ये देता है दोस्तों टेंसाइल स्ट्रेंथ इन बेंडिंग या फ्लेक्चर। डायरेक्ट कभी नहीं देता है, ठीक है, तो डायरेक्ट तो नहीं देगा दोस्तों। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अंडर बेंडिंग, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के 82 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। आपको बताना है अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आ रहा है, कोई इम्प्रूवमेंट की लोड है तो भी बताना। मैं ज़्यादा तेज़ पढ़ाता हूँ या कुछ कम एक्सप्लेनेशन देता हूँ या ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देता हूँ, तो आपको सभी चीज़ें बतानी है, ठीक है, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इन सभी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।